Hello everyone. In today's OC lecture, 12th Commerce, we are in chapter number 4, Business Services, and we are currently doing banking. Okay, let me share ebook with you. What we have done in the last lecture, first of all, we will revise that. We will start with the revision. लास्ट लेक्चर में हमने समझा था बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं. ठीक है, बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं ये हमने समझा था, और उसके बाद वी हैव स्टार्टेड विथ बैंकिंग, और बैंकिंग के कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर कंसीडर किए थे. सो लेट अस टेक इट वन बाय वन. मीनिंग देखो, मीनिंग में इंपॉर्टेंट क्या है. अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विच डील्स विथ डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस. ठीक है ना, तो यहाँ पर डिपॉजिट्स और एडवांसेस का काम है. एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज. दूसरे सर्विसेज क्या, आजकल बैंक से आप क्या करते हो, मनी ट्रांसफर करते हो, फिर आप EMI वगैरह पे कर सकते हो. इसके अलावा आपको लाइट बिल पे करना है, या ऐसे भी जो भी ECS सिस्टम वगैरह है, एक्स्ट्रा सर्विसेज वो भी बैंक प्रोवाइड करती है. ओके, बैंक प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर. तो यहाँ पर बैंकिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और मनी लैंड करता है ना. मतलब आपसे डिपॉजिट लेगा और जो नीडी पर्सन है उनको लोन देगा, तो उसे हम बोलते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूट. ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ बैंक में हमने क्या क्या देखा. फर्स्ट वाज सेंट्रल बैंक, देन कमर्शियल बैंक, देन कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, तो इसमें से 3 हमने कवर अप किया था, उसको देख लेते हैं. पहला सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक हर एक कंट्री में अपना एक बैंकर्स बैंक होता है, हर एक कंट्री का होता है. तो इंडिया का कौन सा है, RBI. ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल बैंक बोलेंगे. इट्स एन एपेक्स इंस्टीट्यूट, मतलब सारे बैंक से परे है, सब बैंक का बाप है. एग्जाम में बाप मत लिखना. ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बैंकर्स बैंक बोलते हैं. तो यहां पर ये जो RBI क्या करता है, इट फ्रेम्स मॉनिटरी पॉलिसी. जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है उसको प्लान करने का, फ्रेम करने का जो काम होता है वो किसका होता है, RBI का. इश्यूज करेंसी नोट. हमने देखा है जो भी करेंसी नोट हमारे पास अवेलेबल होती है ना, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 10 रुपीज ऑनवर्ड्स, 10 रुपीज, 20 रुपीज, देन वी हैव 50 रुपीज, 100 रुपीज एंड सो ऑन, 200. अभी पहले 200 के नोट्स नहीं थे, है ना, तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो 200 के नोट्स आ गए, 500 का नोट्स, उसके बाद 1000 के जो नोट्स थे वो बैन कर दिए गए, और इंस्टेड ऑफ दैट 2000 का नोट्स को लॉन्च किया गया. तो ये जो प्रिंटिंग का वर्क है, सर्कुलेशन का वर्क है, इशू का वर्क है करेंसी का, कौन करता है, RBI. एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. तो वहां पर अकाउंट किसका होता है, गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, तो गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर वो काम करता है. एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन इंडिया. बाकी जितने भी बैंक्स हैं इंडिया के अंदर, उसका भी ये बैंक है. ठीक है ना, तो आपने देखा होगा RBI के अंदर किसी कॉमन पर्सन का अकाउंट होता नहीं है, या तो किसी बैंक का अकाउंट होगा या तो गवर्नमेंट का अकाउंट होगा. ठीक है, नाउ कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक इज जनरली फॉर मेकिंग प्रॉफिट. यहां पर काम वही है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी. बट ये काम वो क्यों कर रहे हैं, देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट. Commercial bank plays an important role in economic and social development of a country. Commercial bank perform important functions such as primary function of accepting and deposit and lending of money, and secondary function that is agency function. है ना, तो प्राइमरी फंक्शन जब आपको पूछा जाए, ये मैंने आपको बता दिया था, ये इकोनॉमिक्स में भी आएगा. ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए. प्राइमरी फंक्शन किससे रिलेटेड हो गया, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट. अपने जो अकाउंट होल्डर हैं उनसे डिपॉजिट लेना इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, है ना. तो इसके रूप में वो क्या लेती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है. और जो नीडी पर्सन हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो,
चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, उन्हें क्या करती है, मनी लैंड करती है, लोन पे देती है। सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन में क्या आ जाता है, एजेंसी फंक्शन, मतलब जो काम आपको करना चाहिए था वो बैंक कर रही है। एग्जाम्पल, आपके बिहाफ में कोई बिल का पेमेंट, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, ठीक है, या आपका मोबाइल का चार्जेस वगैरह हो, उसके अलावा आपका इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे आपको करना चाहिए था, आपकी जगह पे कौन कर सकता है, बैंक कर सकता है। आपको डिविडेंड कलेक्ट करना है, आपको करना चाहिए था, बट आप एक मैंडेट दे सकते हो बैंक को कि कंपनी से डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाए। तो ऐसे कुछ एजेंसी फंक्शंस यहाँ पर बैंक करता है, ठीक है। एंड यूटिलिटी फंक्शन, ऐसे बहुत सारे जो हमारे काम आ सकते हैं, है ना। कभी कभी बैंक में ही हमें पॉलिसी मिल जाती है, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह, तो ये कुछ यूटिलिटी फंक्शंस हो जाता है। फिर हमको जो डेबिट कार्ड यूज करना है, क्रेडिट कार्ड यूज करना है, उसकी फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज, एसएमएस की फैसिलिटीज, है ना। तो ये यूटिलिटी फंक्शंस कुछ वो प्रोवाइड करता है। इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। तो जो कमर्शियल बैंक है उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक, वेयर मेजोरिटी ऑफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या होगा, ज्यादातर जो कैपिटल है वो किसका है, गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, ज्यादातर मतलब मोर देन 50%। सच बैंक सच एज बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटसेट्रा, ठीक है ना। तो जो हम देखते हैं एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें ज्यादातर पैसा किसका लगा हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट का लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं। उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला था पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट का लगा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर बैंक, दे आर ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सच एज एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एटसेट्रा, ठीक है। और फिर आते हैं फॉरेन बैंक्स, ऐसे बैंक जिसका एस्टेब्लिशमेंट फॉरेन कंट्रीज में हुआ है, बट वो काम कहाँ कर रही है, इंडिया में कर रही है। और भी बहुत नेशंस में काम चल रहे हैं, बट हम इसे क्या बोल सकते हैं, वी कैन से इट एज मल्टीनेशनल बैंक। क्या बोल सकते हैं, मल्टीनेशनल बैंक, ठीक है। तो जो फॉरेन बैंक है आर दोज बैंक विच आर एस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया, बट दिस बैंक हैव ब्रांचेस इन इंडिया सच एज सिटी बैंक, एचएसबीसी, है ना, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन, एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड एटसेट्रा। तो ये कुछ बैंक के नाम है जो क्या, कैसे बैंक है, फॉरेन बैंक्स हैं। गॉट इट। फिर आते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कई बार आपने कोऑपरेटिव बैंक का नाम भी सुना होगा, या हिंदी में अगर कहें तो सहकारी बैंक मर्यादित, है ना, ऐसा कई बार आपको देखने को मिलता है। या मैं कुछ नाम ले लूं, जैसे अभ्युदय बैंक है, मॉडल कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो बैंक है इनको गवर्न कौन करता है, यस, पीएमसी बैंक, वो भी कैसा है, कोऑपरेटिव बैंक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। फिर थाने सहकारी आपने सुना होगा, थाने सहकारी बैंक है। तो बहुत सारे हैं छोटे मोटे बैंक, बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव बैंक ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसका जो कंसेप्ट था 11th स्टैंडर्ड में, जब आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी ये चैप्टर पढ़ा था, तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट होता है कि ये जो कोऑपरेटिव एसोसिएशन होता है वो किसके लिए होता है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो मिल करके, है ना, आपसी बेनिफिट के लिए ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही बैंक भी बनता है। तो ये बैंक सर्विसेज फिलहाल किसको प्रोवाइड करता है, सभी को प्रोवाइड करता है। तो रीड करते हैं, इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है ना। तो इनके ऊपर 2 एक्ट लागू होता है, पहला कौन सा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और दूसरा कौन सा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे कि जो सेमी अर्बन एरिया होता है, ठीक है ना, या रूरल एरिया, रिमोट इलाका है, वहां पर कोऑपरेटिव बैंक्स ज्यादा चलते हैं। The main aim of the cooperative bank is to provide credit to economically backward people, farmers and small scale units. तो जो वहां पर weaker section of the society है मेनली, ये उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट आजकल तो सभी को प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर आप कोऑपरेटिव बैंक में जाएं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक से थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और जब आप लोन लेने जाएंगे तो इंटरेस्ट क्या होगा, थोड़ा कम होगा, है ना। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस रहता है।
मे बी 0.5% या 0.25% का ऐसा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉमन पर्सन है उसके लिए थोड़ा बेनिफिट ये लोग प्रोवाइड करते हैं। जनरली द कोऑपरेटिव बैंक वर्क एट 3 डिफरेंट लेवल। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी जो बैंक है वो 3 लेवल पे काम करता है। पहला है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ये कहाँ काम करता है? विलेज लेवल में। दे कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स एंड कॉमन पब्लिक। दे आल्सो गेट फंड्स फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, वहां से भी इनको फंडिंग मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। जैसे ये विलेज लेवल पे काम करता था वैसे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, ठीक है। और इनको भी पैसा कहां से मिल सकता है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से फंडिंग मिल सकता है। नेक्स्ट लेवल है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो स्टेट लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। दे प्रोवाइड फंड्स टू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एज रिक्वायर्ड। तो ये ऊपर वाले जो 2 कोऑपरेटिव बैंक है उनको फंडिंग करता है। State Cooperative Bank also perform functions of monitoring over district bank and credit cooperative societies। तो इसका जो फंक्शन है ये किसका है? देखरेख करना, मॉनिटरिंग ओवर डिस्ट्रिक्ट बैंक। मतलब ये जो पॉइंट नंबर ए में हमने देखा और पॉइंट नंबर 2 में हमने देखा, इनके ऊपर वो सुपरविजन रखता है, निगरानी रखता है, ये इसका मेन काम है, ठीक है। तो यहां तक फ्रेंड्स हमने कवर अप किया था लास्ट लेक्चर में। अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक नाम से ही पता चलता है, ये बैंक को एस्टेब्लिश करने का मेन रीजन था डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। These are financial institutions that provide medium and long-term funds to the business firm. Example of development bank are Industrial Financial Corporation of India, जैसे IFCI। नेक्स्ट है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन SFC, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन MSFC, etc. Some functions of development bank are as follows। कुछ functions उनके जो काम है, क्या काम करते हैं? तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है दे प्रोवाइड लोन, ठीक है, प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। कैसे लोन प्रोवाइड करते हैं? जो मीडियम टर्म हो। मीडियम टर्म लोन हम किसे बोलते हैं? जिनका पीरियड 2 साल से 5 साल के बीच में रहता है उन्हें हम मीडियम टर्म बोलते हैं। और लॉन्ग टर्म मोर देन 5 ईयर्स आप समझ सकते हो, ठीक है। तो बिजनेस यूनिट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो अगर आपको लोन चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, फैलाने के लिए, या मॉडर्नाइजेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन मतलब न्यू टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट आप क्या करना चाहते हैं? इंस्टॉल करना चाहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सो यू कैन अप्रोच दिस बैंक, फ्रॉम हियर यू कैन गेट योर लोन, ठीक है। तो ये लोग आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो जब शेयर इशू करते हैं, एसपी वालों को ये ज्यादा अच्छी तरीके से मालूम होगा कि जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर इशू करती है तो यहाँ पर अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। नाउ हु इज अंडरराइटर? अंडरराइटर्स आर द पर्सन हु गिव्स गारंटी ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर आपके शेयर जो आप बेचने के लिए मार्केट में निकले हो वो 90% नहीं बिके तो ऐसा रूल है कि आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन बंद करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बैंक एक एजेंसी का काम करती है जिसका नाम है अंडरराइटिंग। तो अगर आपने बैंक को अपॉइंट कर लिया एज योर अंडरराइटर, तो इन केस अगर आपका शेयर नहीं सेल हुआ तो दे विल टेक द गारंटी ऑफ सेलिंग इट। वो बोलेंगे हम पे छोड़ दो, हम बेच देंगे, या हम खुद आपका जो बिका हुआ शेयर नहीं है उसे परचेज कर लेंगे। गॉट इट एवरीवन? तो ऐसी सर्विसेज भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करता है। परचेस ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड, अगर ये बैंक को इंटरेस्ट होगा तो आपके कंपनी में वो क्या परचेस कर सकते हैं? डिबेंचर्स और बॉन्ड भी परचेस करके आपको बोरोड फंड प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, उसके बाद नेक्स्ट है एक्सचेंज बैंक। नाम से पता चलता है क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? दे आर इन एक्सचेंजिंग फॉरेन करेंसी, इसे हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, है कि नहीं। आप इंटरनेशनल मार्केट देखते हो, करेंसी के लिए बहुत फेमस होता है
अगर हम इकोनॉमिस्ट की बात करें या जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं उनकी बात करें, तो कई बार उनका ऐसे सलाह होता है कि आपको डोमेस्टिक लोन लेने से अच्छा अगर आप फॉरेन लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट कम आएगा, क्योंकि फॉरेन में आप देखेंगे वहां का जो जीडीपी रेट रहता है, जो मोस्ट डेवलप्ड नेशन रहते हैं उनका जीडीपी थोड़ा लो होता है, इसकी वजह से वहां पर इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वो भी लो होता है एज कंपेयर टू इंडिया, है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो लोन लेते हैं, तो कहाँ से लेते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट से या फॉरेन बैंक से लेते हैं। या अगर हम लोन की बात ना भी करें तो सपोज आपको फॉरेन जाना है ना, फॉरेन अगर जाना है आपको, तो फॉरेन जाने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, साथ ही साथ आपको कुछ कैश चाहिए, और वो कैश किस में होना चाहिए, फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। आप वहां पर ये जाकर इंडियन रुपीस दिखाओगे तो मे बी वहां पर ना चले, है कि नहीं। तो आप जाने से पहले कुछ क्या करते हो, कुछ अमाउंट को एक्सचेंज करा के जाते हो। आप सपोज यूएसए जा रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना इंडियन रुपी दे करके डॉलर परचेस करना पड़ेगा, और फिर वो डॉलर आप वहां पर ले जाकर के स्पेंड कर सकते हो। तो ये जो एक्सचेंज का फैसिलिटी है ना, रुपी दे के डॉलर लेना, या कोई भी दीनार है, दीराम है, फिर पाउंड्स है, यूरो है, येन है कि नहीं, ऐसे जो भी करेंसी है, इसको एक्सचेंज करने के लिए स्पेसिफिक बैंक्स को लाइसेंस मिला होता है। तो ऐसे बैंक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बैंक। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज बैंक। The exchange bank as well as large commercial banks facilitate foreign exchange transactions. For example of exchange banks are Barclay Bank, Bank of Tokyo, etc. Some functions of exchange banks are as follows. तो कुछ functions जो exchange bank के हैं वो कैसे हैं, तो क्या काम करती है एक्सचेंज बैंक, फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन। अगर आप फॉरेन ट्रेड में हो, मतलब किसमें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो आपको फाइनेंस मिलेगा, है ना। बहुत सारे जो एक्सपोर्टर रहते हैं, एक्सपोर्ट करने के पहले जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसे की जरूरत रहती है ना, तो वो एक्सचेंज बैंक से लोन लेते हैं। क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। किसमें लेते हैं, फॉरेन करेंसी में, है कि नहीं। सपोज मैं एक एक्सपोर्टर हूं इंडिया में, और मुझे ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर आया है कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करके सेल करने का। सपोज ये मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो $2 करोड़ का है। कितना, $2 करोड़ का, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं लोन भी ना डॉलर्स में ही लूंगा, ताकि क्या हो, ऑस्ट्रेलिया से जब मुझे डॉलर मिलेगा ना तो मैं डॉलर में ही पेमेंट कर दूंगा, टेंशन ही नहीं फ्लक्चुएशन का। जो उसका एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता है उसका प्रॉब्लम होता है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक को बोल के रखूंगा, भाई मेरे को जो लोन देना ना वो किस में देना, डॉलर्स के रूप में देना। तो उससे फायदा क्या होगा, जब मुझको ऑस्ट्रेलिया से डॉलर मिलेगा तो मैं इसको क्या कर दूंगा, पे ऑफ कर दूंगा। तो ऐसा जो फैसिलिटी है लोन का, फाइनेंस का, ये एक्सचेंज बैंक प्रोवाइड करती है। दूसरा, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, 11th स्टैंडर्ड में आपने फॉरेन एक्सचेंज जहां पर सीखा था, तो वहां पर ये वर्ड आता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। आई वुड लाइक टू आस्क यू, सुना सुना लागे या देखा है पहली बार? सो आई कैन रीड योर आंसर्स ओवर हियर, और उसमें काफी आंसर्स करेक्ट हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ गारंटी given by importers bank to the exporter that if importer fail to pay the agreed value of the product sold by exporter, the bank will pay on his behalf. अगर importer exporter को किए गए वादे के हिसाब से पेमेंट नहीं कर पाया, तो जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा वो इंपोर्टर का बैंक करेगा। तो ये जो इंपोर्टर का बैंक है वो ऐसा एक लेटर ऑफ गारंटी देता है, इसे हम बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। किसको देता है, तो ये जो बैंक है ये गारंटी देता है एक्सपोर्टर को। क्या गारंटी देता है कि इंपोर्टर अगर पेमेंट नहीं कर पाया तो आई विल मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ हिम, मैं उसके बिहाफ में पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो ऐसी फैसिलिटी ये एक्सचेंज बैंक प्रोवाइड करते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो पूरा चैप्टर हमने किया है बीके के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो अगर आपका कोई बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसके अंदर जो ड्रॉवर है ना, ज्यादातर ये जो बिल का ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दौरान भी होता है,
तो इस समय पर भी आप बिल को क्या कर सकते हो, डिस्काउंट करा सकते हो वहां पर। दैट मीन्स आप प्रीपेमेंट रिसीव कर सकते हो अगेंस्ट योर बिल्स रिसीवेबल, है ना, बिल के अगेंस्ट में आपको पेमेंट मिल सकता है, तो ये बैंक वाले आपको बिल डिस्काउंट करा के देंगे। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एटसेट्रा, तो ये सिंपल है, आपको डिविडेंड देना, इंटरेस्ट वगैरह प्रोवाइड करना, प्रॉफिट वगैरह प्रोवाइड करना, तो ऐसा काम भी एक्सचेंज बैंक करती है। कमिंग टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 6, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक, है ना, तो एक तो वर्ड आ गया रीजनल, वहां के रीजन से कनेक्टेड है, दूसरा आ गया रूरल, मतलब वो डेवलप्ड एरिया नहीं है, रूरल एरिया है, गांव का इलाका है, तो वहां पर एक काम करना है। रीजनल रूरल बैंक आरआरबीज वर एस्टेब्लिश्ड इन 1975। कभी एस्टेब्लिश हो गए, 1975, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। These banks are sponsored by large public sector bank। तो इसको स्पॉन्सर कौन करता है, जो बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, है ना, जिसमें गवर्नमेंट का पैसा ज्यादातर लगा है, वो इन बैंक को क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, मतलब पैसे प्रोवाइड करते हैं ताकि ये लोग आगे लोन दे सकें। द कैपिटल ऑफ आरआरबी इज कंट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% एंड स्पॉन्सर्ड बैंक 35%, है ना। तो गवर्नमेंट का अगर इसमें देखें तो 65% का होल्डिंग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% और स्टेट गवर्नमेंट का 15%, बाकी का जो पोर्शन है 35%, वो कौन दे रहा है, बाकी जो कमर्शियल स्पॉन्सर्ड बैंक है उनसे लिया जा सकता है, ठीक है। RRB mobilize deposit primarily from rural and semi-urban areas and provide loans and advances mostly to small and marginal farmers, agricultural laborers and rural artisans। तो यहाँ पर जो रूरल एरियाज है वहां पर क्या होता है, लोग बैंक तक ज्यादा पहुंच नहीं पाते हैं, जो कमर्शियल बैंक है उनको अप्रोच नहीं कर पाते, तो आरआरबी क्या करता है, ऐसे जो रूरल एरिया के फार्मर्स बोल दो या एग्रीकल्चरल लेबरर्स बोल दो, तो उनको ये लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सेविंग बैंक। विच बैंक, सेविंग बैंक। The main objective of saving bank is to encourage saving of the people। लोगों को सेव करने के लिए एंकरेज करे, ऐसा मेन मोटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है सेविंग बैंक का। स्पेशली इन रूरल एरियाज, गांव के इलाके में, विलेजेस में, ये इस बात को प्रमोट करते हैं कि आपकी सेविंग्स बढ़नी चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ सच बैंक्स इंक्लूड पोस्टल सेविंग बैंक, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो ऐसे जो कमर्शियल बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक है या पोस्टल सर्विसेज भी, मतलब बहुत ऐसे इलाके होते हैं जहां पर क्या नहीं होता, बैंक नहीं होता, तो वहां पर पोस्ट ऑफिस है ना, बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसे हम पोस्टल बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी सेविंग अकाउंट वगैरह आपको मिल जाएगा। तो ये प्रमोट करता है कि हर एक का सेविंग इंक्रीज होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंक, these bank provide financial and advisory assistance to their customer। मतलब क्या है, अभी इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, ऐसे बैंक जो आपको हेल्प करते हैं डिसाइड करने के लिए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट आप करें तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या बोला, फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंस, आपको एडवाइस देते हैं। Their clients generally include business firms and government organization। इनके ज्यादातर जो क्लाइंट होते हैं वो बिजनेस फर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक फैसिलिटेट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बाय अंडरटेकिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो क्या होता है ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, तो बहुत ही शॉर्ट में मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, क्योंकि इसके ऊपर SY BCom और TY BCom में जब आप जाओगे तो एक सेपरेट चैप्टर है अकाउंट्स में। तो जब दो कंपनी आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जैसे आपने एग्जांपल अभी रिसेंट का जो 2 साल पहले का एग्जांपल जियो आया था, तो आई थिंक वोडाफोन और आइडिया, ये दोनों क्या हो गए थे, मर्ज हो गए, उसे हम बोलते हैं मर्जर। क्या बोलते हैं, मर्जर, ठीक है ना। और एक्विजिशन किसे बोलते हैं, जैसे आपने देखा था कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लिया था, परचेस कर लिया था, है कि नहीं, उसे क्या बोला जाता है, एक्विजिशन, बराबर है।
तो ये इसके अंदर जो रिसर्च करना है, फिर इन्वेस्टमेंट करके फायदा होगा कि नहीं होगा, ये ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, ऐसे जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ना, उसमें ये इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है डिसीजन लेने में। जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक डू नॉट डायरेक्टली डील विथ जनरल पब्लिक, तो इनका जनरल पब्लिक से डायरेक्टली डीलिंग होता नहीं है, इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं। हमने क्लाइंट्स देखा ना, या तो क्या होगा, बिजनेस फर्म्स होगा या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक, these banks cater to the requirements and provide overall support for setting up business in specific area। मतलब आपको किसी स्पेसिफिक एरिया में बिजनेस को सेटअप करना है, तो ये बैंक क्या कर सकती है, आपकी हेल्प कर सकती है बिजनेस को सेट करने में। तो उसमें पहला है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, शॉर्ट में बोलते हैं एक्सिम, है ना। ई एक्स, एक्स से क्या होता है एक्सपोर्ट, और आई एम से क्या होगा इंपोर्ट, तो एक्सिम बैंक। These bank provide financial assistance to exporter and importer and functions as the principal financial institute for coordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक के पास आप जाते हो, तो ये आपकी मदद करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में। कैसी मदद करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। आपको लोन वगैरह चाहिए तो प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर्स वगैरह भी कभी कभी आपके लिए वो सेट करके देते हैं, ठीक है ना। मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट हमें प्रॉपर कस्टमर नहीं मिल पाता, तो ये बैंक भी हमको सजेस्ट करते हैं कि हमें कस्टमर कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब क्या हो जाता है, लोन, किसको, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को। एंड फंक्शंस एज द प्रिंसिपल financial institute for coordinating the working of institutions engaged in financing export। तो क्या करते हैं यहाँ पर, ये एक बड़ा रोल प्ले करते हैं किसके साथ में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ में। मतलब जो लोग उन्हें वर्किंग कैपिटल का लोन दे रहे हैं या और कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहे हैं, तो इसमें ये मदद करते हैं उनको, ठीक है। एंड इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू प्रमोटिंग द कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। तो उनका इसके पीछे कारण क्या होता है कि कंट्री का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको वो प्रमोट करना चाहते हैं, यही ऑब्जेक्टिव को वो आगे लेकर के बढ़ते, ठीक है। फिर स्पेशलाइज्ड बैंक में आ गया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं इसमें से एस निकाल दूं तो क्या बचा, ये आईडीबीआई, है ना। तो जो काम आईडीबीआई करती है बिग बिग कंपनी के लिए, वही काम ये सिडबी करती है स्मॉल कंपनीज के लिए। जो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज रहती है उसके लिए काम करती है, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में हमने पढ़ा है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी सेट अप ऑन 2 अप्रैल 1990 अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, act as a principal financial institute for promotion, financing and development of micro, small and medium enterprises। आपने कई बार नाम सुना 11th स्टैंडर्ड में भी एमएसएमई, और करंटली इंडिया में भी हम एमएसएमई को प्रमोट कर रहे हैं, है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इनको किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था 11th स्टैंडर्ड में कि जब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एंकरेज करते हो तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट होते हैं, है कि नहीं। और नंबर ऑफ जॉब अगर क्रिएट हुए तो लोगों को रोजगार भी मिलता है और इनकम भी जनरेट होती है, इससे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पर एमएसएमई को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है सेक्टर्स एज वेल एज फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंगेज इन सिमिलर एक्टिविटी, या ऐसे एक्टिविटी में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। नाबार्ड बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। आप अगर बीकेसी विजिट करेंगे, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, है ना, तो वहां पर आपको इसका एक ऑफिस दिख जाएगा नाबार्ड बैंक का। आप कभी ट्रैवल करेंगे
उस रोड से, तो आपको फ्रॉम योर व्हीकल ओनली यू कैन सी इट। ठीक है, तो नाबार्ड बैंक का काफी अच्छा वहां पर ऑफिस है। इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर, है ना, नाम ही पढ़ के देखो, नाम ही कैसा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब इनका जो मेन मकसद है, मेन ऑब्जेक्टिव है, ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना ही है। तो ये एपेक्स बैंक है, मतलब ऐसे बैंक जो विलेजेस में काम करते हैं, रूरल एरियाज में काम करते हैं, उनके लिए ये एपेक्स बैंक है। ठीक है, फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर। तो ऐसे बैंक जो एग्रीकल्चर को क्या कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, रूरल एरिया में जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं जिसे हम प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं, तो उसमें अगर कोई बैंक फाइनेंस कर रहा है तो नाबार्ड उसको क्या करेगा, कंट्रोल करता है। ठीक है, नाबार्ड प्रोवाइड बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट थ्रू रीजनल रूरल बैंक। अभी बात तो रूरल एरिया की हो रही है, तो यहाँ पर तो हम लॉन्ग टर्म की बात नहीं करेंगे, सबको शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करता है, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके थ्रू क्या करता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी, अगर किसी को लॉन्ग टर्म की भी नीड है तो वो भी उसको वहां से मिल जाएगा। It is concerned with the policy planning and cooperation relating to agricultural credit and credit for other activities in rural area. तो यहाँ पर ये क्या करता है, प्लान करता है। बहुत बार तो जो कमर्शियल बैंक रहते हैं ना, उनको भी टारगेट दिया जाता है कि आपका जो पूरा का पूरा लोन है उसमें से 5% या 10% कहाँ जाना चाहिए, एग्रीकल्चर लोन में जाना चाहिए। ऐसा क्या रहता है, वो यहाँ पर टारगेट रखते हैं या ऑब्लिगेशन डाल देते हैं, कंपल्शन डाल देते हैं कि आपका पूरा का पूरा लोन जो है उसमें से 10% या 5% आपको किसको देना पड़ेगा, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में जो काम कर रहे हैं, जो नीडी पर्सन है, उनको देना पड़ेगा। तो उसमें किसका रोल आ जाता है, नाबार्ड का रोल आ जाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट टू इंडिविजुअल। दूसरी बात क्या बोलती है, ये फार्मर वगैरह को, जो सिंगल पर्सन है उसको लोन नहीं प्रोवाइड करता, किसको करता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, नाबार्ड की बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोग जो फार्मर्स को लोन देते हैं ना, तो ये उनको पैसा प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड फाइनेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉट टू द इंडिविजुअल। डायरेक्टली ये इंडिविजुअल को लोन देता नहीं है, बट ऐसे इंस्टीट्यूट जो इंडिविजुअल को लोन देते हैं, ये उनको लोन देता है। गॉट इट। न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग के नए मॉडल। नंबर 1, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ऐसे बैंक जो छोटे छोटे फाइनेंस देते हैं, है ना, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, ऐसे जो स्मॉल फाइनेंस रहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखो, जो एकदम ही पुअर फैमिली से है, ऐसे लोग क्या करते हैं, डेली वेजेस अर्न करके अपना घर चलाते हैं। और अगर इन्हें कुछ बिजनेस करना है, छोटा सा भी बिजनेस करना है, तो इसको 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज की जरूरत भी होती है, तो उनके पास उतने अमाउंट होते नहीं है। और कोई दूसरा बैंक उनको लोन देने के लिए भी रेडी होता नहीं है। क्यों, क्योंकि आप बैंक में लोन लेने के लिए जाओगे तो उनकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। आपका सैलरी स्लिप लाओ, नहीं तो आप क्या बिजनेस करते हो, 3 साल का आप वहां पर जो सीए के पास से आप उसे ऑडिट करा करके लेकर के आओ, है ना, ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं। तो यहाँ पर फिर कैसा होता है, ये लोग बैंक के पास ना जाकर के कहाँ चले जाते हैं, साहूकार वगैरह के पास चले जाते हैं, और कभी कभी वहां जाकर के वो फंस जाते हैं अननेसेसरी। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर करके वो और ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा ऐसा कि जो बहुत ही पुअर फैमिली से है, ठीक है, और उसने कभी बैंक को अप्रोच नहीं किया, तो गांव में ही आपने कई बार देखा होगा कि जो साहूकार होते हैं, जमींदार होते हैं, जो वेल्दी पर्सनालिटीज होते हैं, है ना, उनसे लोन लेते हैं। इसमें मैं आपको एक फिल्म याद दिलाना चाहूंगा। एक फिल्म थी मदर इंडिया, ठीक है ना, उसमें जो संजय दत्त के पिताजी है, सुनील दत्त, उन्होंने काम किया था। नरगिस उसमें उनकी माँ बनी थी। तो उसमें दिखाया गया है कि जो मुनीम होता है, लाला जिसे बोलते हैं, तो लाला क्या करता है, गांव में सबको फंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये जो लोन देता है उसपे वो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा लगाता है
कि सामने वाला पर्सन जो फार्मर है वो और कर्ज तले दबता जाता है। और फिर होता क्या है, अगर फार्मर का डेथ हो गया तो पैसा कौन भरेगा, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पे करेगा। तो जनरेशन टू जनरेशन लोन क्या होता है, चलता जाता है। ऐसे एक विशियस सर्कल बन जाता है जिसमें वो फंस जाते हैं। और बैंक में जाके लोन क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है बैंक में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, हमको बैंक का कुछ पता नहीं होता है, इसके लिए वो बैंक को अप्रोच कर पाते नहीं। ठीक है। दूसरा एक फिल्म का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आपने देखी होगी माला माल वीकली, परेश रावल उसके अंदर है। और उसका स्टार्टिंग ही ऐसा होता है कि गांव में जो बहुत बड़ी ठकुराइन रहती है वो गांव भर के जो नीडी पर्सन रहते हैं उनको क्या देती है, लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। और उस लोन के बदले में अच्छे खासा जो इंटरेस्ट है वो सबसे वसूलती है। ठीक है ना, आपने माइट भी देखा होगा। तो ये जो विशियस सर्कल होता है उससे बाहर निकालने के लिए एक स्पेसिफिक बैंक बना दिया गया है, कौन सा, स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर टाइप ऑफ नीश बैंक इन इंडिया। नीश का ये मतलब क्या होता है, नीश का मतलब जो कोई स्पेसिफिक एरिया में काम करता है ना उसको हम बोलते हैं नीश। तो नीश मार्केटिंग बोलो तो मतलब कोई स्पेसिफिक एरिया में क्या कर रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है। और यहाँ पर हम किसकी बात करें, नीश बैंक, मतलब कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप है जिसके ग्रुप के इंटरेस्ट को वो क्या कर रहा है, हितों की रक्षा कर रहा है। ठीक है ना, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर स्मॉल फाइनेंशियल फाइनेंस बैंक्स आर अ टाइप ऑफ नीश बैंक इन इंडिया। These are banks with a small finance bank license and provide basic banking services of acceptance of deposit and lending. तो डिपॉजिट भी आप कर सकते हो और लोन भी ये बैंक आपको प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें क्या है सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत छोटा छोटा फाइनेंस मिलता है आपको। इवन 500 रुपीज, 1000, 2000 रुपीज का भी लोन मिल जाएगा, जो बाकी बैंक कभी कभी आपको देने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। ठीक है ना। The aim behind this bank is to provide financial inclusion to sections of the economic not being served by other bank। तो ऐसा जो सेक्शन है जिन्हें बाकी का जो दूसरा बैंक है, जो कमर्शियल बैंक का हम नाम लेते हैं, वो हेल्प नहीं कर पाता, तो ये जो स्पेशलाइज्ड बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये उनकी मदद के लिए आता है। सच एज स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज। ऐसे जो इंस्टीट्यूट है, एंटिटीज है, उनकी मदद के लिए ये स्मॉल फाइनेंस बैंक आता है। एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे एनबीएफसी हो गया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एमएफआई एंड लोकल एरिया बैंक एलएबी कैन अप्लाई टू बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक। मतलब इनको बनना है तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं। बनने का मतलब क्या है, इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। ठीक है। These banks can be promoted either by individual, corporate, trust और society। मतलब ये बैंक इनके द्वारा भी ओपन किए जा सकते हैं। They are established as public limited companies in the private sector under the Companies Act। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, बैंक की बात कर रहे हैं, है ना। They are established as public limited company। कैसे एस्टेब्लिश हुए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इन दी प्राइवेट सेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट। काम तो कर रही है प्राइवेट सेक्टर और रजिस्टर किधर है, कंपनीज एक्ट 1956 में। दे आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये दोनों एक्ट उनके ऊपर लागू होता है। देयर इज नो टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शन फॉर दिस बैंक। मतलब ये कहीं पर भी जाकर के अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो उनको ऐसे स्टेट वाइज या टेरिटरी वाइज कुछ ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है कि आप किसी दूसरे राज्य में जाकर के बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है। They were set up with the twin objectives of providing an institutional mechanism for promoting rural and semi-urban savings। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव है इनके, है ना। उनको सेटअप दो ऑब्जेक्टिव के लिए किया गया। ऑफ प्रोवाइडिंग एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, क्या प्रोवाइड करें, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रमोटिंग रूरल एंड सेमी अर्बन सेविंग्स। सबसे पहले तो वो सेविंग्स को बढ़ावा दे रहे हैं कि हर एक व्यक्ति क्या करना चाहिए, सेविंग करना चाहिए। एंड फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट
फॉर वायबल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दी लोकल एरिया। तो लोकल एरिया में ऐसा जो बिजनेस चल सकता है उसके लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो ये दो ऑब्जेक्टिव, पहला तो सेविंग और दूसरा लोन। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रोविजन ऑफ सेविंग, जो हमने अभी भी पढ़ा, फॉर अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। तो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जिनको बैंकिंग फैसिलिटीज वगैरह नहीं मिल पाती है, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो इन्हें क्या करता है? ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना। तो ऊपर जो हमने ट्विन ऑब्जेक्टिव पढ़ा, इसी को यहां पर एलोबरेट किया गया है। एग्जाम्पल्स आर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी आज की तारीख में आपने देखा होगा जना बैंक भी है। तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो माइक्रो लेवल के फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज पेमेंट बैंक। देखो कौन कौन से बैंक हो गए, हमने सेविंग बैंक देखा, इन्वेस्टमेंट बैंक देखा, फिर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक देखा, और अभी पेमेंट बैंक। इट इज अ न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग, नया मॉडल है। इट इज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई ने कंसेप्चुअलाइज्ड किया इसको, इसका कंसेप्ट प्रोवाइड किया है। The main aim is to offer financial service to small businesses and low income people. इनका मेन एम क्या है? उनके ऊपर फोकस करना जो स्मॉल बिजनेस में काम करते हैं, जिनका खुद का बिजनेस है बट स्मॉल बिजनेस है, या जिनका इनकम लेवल बहुत लो है, इनको ये स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इट इज लाइक एनी अदर बैंक एज इट कैन कैरी आउट मोस्ट ऑफ द बैंकिंग फंक्शन। तो जैसे दूसरे बैंक्स उनका प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन रहता है, एजेंसी फंक्शंस रहता है, ऐसा इसका भी है। सच एज रेमिटेंस सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड्स, देन नेट बैंकिंग एटसेट्रा। बट इट इज नाउ अलाउड टू इशू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है। तो अभी ये लोन भी प्रोवाइड करता है और क्रेडिट कार्ड भी इशू करता है। लेकिन किसको? जो स्मॉल बिजनेस पर्सन है या लो इनकम ग्रुप को, उसकी बात करें। क्योंकि देखो आपको भी अगर बहुत बार क्रेडिट कार्ड का कॉल आता है कि नहीं, और जब वो रिक्वायरमेंट वगैरह पूछते हैं ना, तो सामने वाले का अगर इनकम नहीं है प्रॉपर, तो वो लोग क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं करते, है कि नहीं। तो जो ये स्मॉल बिजनेस पर्सन रहते हैं, लो इनकम ग्रुप पीपल रहते हैं, इनको क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं हो पाता। तो ये पेमेंट बैंक जो है उन्हें क्या करती है? ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन पूरे के पूरे जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा कौन सा बताया था? एजेंसी फंक्शन में, है ना। यहां पर वो सब तो दे सकती है, बट क्या बोला? बट इट इज नॉट अलाउड टू इश्यू लोन एंड क्रेडिट कार्ड। इनको ये अलाउड नहीं है। किसको अलाउड है? बाकी का जो कमर्शियल बैंक है वो लोग दे सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली इट कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट ओनली अप टू 1 लाख। अभी देखो जैसे आपने देखा होगा एक प्रधानमंत्री ने जो सेविंग बैंक फैसिलिटी स्टार्ट किया था, किसके लिए? जो छोटे बिजनेसमैन हैं या जो गरीब लोग हैं उनके लिए, है कि नहीं। तो वो जीरो बैलेंस पे करके दिया था, उसमें बहुत सारा लिमिटेशंस हैं। तो ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। इसमें क्या बता दिया? बाकी आपको फंक्शंस मिलेगा लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा। दूसरा, सिमिलरली इट कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट। अगर आप वहां पर डिपॉजिट करना चाहो तो 1 लाख रुपए तक क्या कर सकते हो? डिपॉजिट भी कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक एटसेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्टिव पेमेंट बैंक टू द डेट। तो आज की तारीख में ये कुछ एक्टिव पेमेंट बैंक है जो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीके का नया मॉडल है जिसको कंसेप्चुअलाइज किसने किया था? आरबीआई ने किया था। जिसका मेन काम क्या है? जो स्मॉल बिजनेसमैन और लो इनकम ग्रुप है उनको बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। यहाँ पर ये बैंकिंग फैसिलिटी तो दे सकता है बट क्रेडिट कार्ड और लोन इशू कर सकता नहीं है। ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पर आपको डिपॉजिट रखना है तो उसमें लिमिट है 1 लाख रुपीस का, उससे ज्यादा का आप डिपॉजिट रख सकते नहीं।
तो ये जो टाइप्स था, टाइप्स हमने फिनिश किया। अब फंक्शंस आ रहा है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या काम करता है? अब उसमें क्या हो जाता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, और बहुत सारे फंक्शंस तो ऑलरेडी आपको पता है आज की तारीख में। प्राइमरी फंक्शन में देखो क्या आ गया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। चार टाइप के डिपॉजिट जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट, है ना। तो उसके तरीके से ये क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस, दूसरों को लोन प्रोवाइड करना, ये काम क्या है, प्राइमरी है। सेकेंडरी फंक्शन क्या हो जाता है, एजेंसी फंक्शन आ गया, यूटिलिटी फंक्शन आ गया, ये क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है। तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, बहुत ही ध्यान से हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। इकोनॉमिक्स में भी सेम पोर्शन है, ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सेम पोर्शन इकोनॉमिक्स में भी आएगा, तो आपका दोनों जगह का स्टडी यहीं पर हो जा रहा है। प्राइमरी फंक्शन देखो, क्विकली गो थ्रू करेंगे। पहला क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट लेना। तो डिपॉजिट में कैसा डिपॉजिट हो सकता है, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब जो टर्म डिपॉजिट होता है, 5 साल, 10 साल, 2 साल, है ना, जैसा भी। और डिमांड डिपॉजिट मतलब हमने पैसा रख दिया, जब मांगेंगे तब मिल जाएगा, ऐसा डिपॉजिट भी ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, बराबर है। तो इसको मैं इन डेप्थ रीड नहीं कर रहा हूं। देखो टाइम डिपॉजिट में पहला उन्होंने नाम किसका डाल दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर कैसा मिलता है, सबसे हाई मिलता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या रिकरिंग डिपॉजिट हो। सबसे ज्यादा जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो किस पे मिलता है आपको, फिक्स्ड डिपॉजिट पे मिलता है, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट account is an account where fixed amount is kept for a period of time bearing fixed interest rate। मतलब आपने जो वहां पर पीरियड डिसाइड किया है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, है ना, ऐसे जो भी ईयर्स डिसाइड किए हैं, उतने ईयर के लिए जो आपका सरप्लस फंड है वहां पर वो क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है। सपोज मैंने 5 लाख रुपीज 5 ईयर्स के लिए वहां पर डिपॉजिट कर दिया, और उन्होंने मुझे एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया कि आपको इसके ऊपर 8% का एवरी ईयर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो इंटरेस्ट मेरे ऊपर है कि हर साल मुझे विड्रॉ करना है या उसी के अंदर मुझे बढ़ते देना है, बढ़ते रहते देना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट एंड वराइज विद द डिपॉजिट पीरियड। तो जितना लंबा आपका डिपॉजिट पीरियड होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना बढ़ सकता है। नॉर्मली विड्रॉल ऑफ अमाउंट इज नॉट परमिटेड बिफोर मैच्योरिटी डेट। जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आएगा तब तक आप अमाउंट को विड्रॉ कर सकते नहीं हो। हाउएवर डिपॉजिटर कैन विड्रॉ अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी डेट फॉर विच बैंक विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं बहुत इमरजेंसी है, मुझे पैसे चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो रिड्यूस करके आपको दिया जाएगा, ठीक है। फॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन दिस अकाउंट अ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट FDR is issued by the bank। बैंक आपको क्या देती है, एक रिसीट देती है। अगेंस्ट दिस रिसीप्ट लोन कैन बी टेकन फ्रॉम द बैंक। और ये रिसीट दिखाकर अगर आपको लोन चाहिए तो लोन भी आपको मिल जाएगा। गॉट इट एवरीवन। तो FD कुछ नई चीज नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, ओके। ऐसे ही होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट का क्या फंडा है, फिक्स डिपॉजिट में हम लोग एक लमसम अमाउंट वहां पर डिपॉजिट कर देते हैं। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, 5 लाख रुपीज 5 ईयर्स के लिए मैंने डिपॉजिट कर दिया। बट अगर मेरे पास ऐसा लमसम अमाउंट नहीं है, फिर भी मैं कुछ फ्यूचर के लिए सेविंग करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करता हूं। एवरी मंथ मैं एक फिक्स्ड अमाउंट क्या करूंगा, वहां पर ट्रांसफर करूंगा। से एग्जाम्पल 500 रुपीज मैंने डिसाइड किया कि एवरी मंथ 500 मेरा क्या होगा, डिपॉजिट होगा। कितने पीरियड के लिए, 5 ईयर्स के लिए, 5 साल के लिए हर महीने में 500 रुपीज जमा करूंगा। और मैं इस अमाउंट को इन बिटवीन विड्रॉ कर सकता नहीं हूं। जब ये पूरा मेच्योर हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स, मुझे इंटरेस्ट के साथ ये मिलेगा, ठीक है। इट इज ऑपरेटेड बाय सैलरीड पर्सन एंड बिजनेसमैन हैविंग रेगुलर इनकम। तो जिनका रेगुलर इनकम होता है वही इसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, क्योंकि एक कमिटमेंट हो जाता है एवरी मंथ आपको इसमें अमाउंट डिपॉजिट करना रहता है, ठीक है। अ सर्टेन फिक्स्ड सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट every month। withdrawal of accumulated amount along with the interest is paid after the maturity date। ठीक है ना। तो जब आपका मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, डेट आ जाएगा, तब आपको पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर विच इज सिमिलर
to fixed deposit account, separate passbook is provided to know the position of recurring deposit account. तो आपको एक सेपरेट पासबुक प्रोवाइड किया जाता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का डिटेल जानने के लिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लगभग एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा ही होता है, उससे थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा फिक्स्ड डिपॉजिट और फिर देखा रिकरिंग डिपॉजिट। नाउ व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? ऐसा डिपॉजिट जो सामने वाला डिमांड करेगा तो हमें पे करना पड़ेगा एज अ बैंक, है कि नहीं? सो डिमांड डिपॉजिट आर दोज विच आर रीपेड टू कस्टमर व्हेनेवर दे डिमांड। जब भी वो डिमांड करेंगे, जैसे हमारा सेविंग अकाउंट होता है ना, वो डिमांड डिपॉजिट है। आप जो पैसा बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हैं, क्या आप जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? डिमांड डिपॉजिट। दैट मीन्स मनी कैन बी विड्रॉन एज पर द विश ऑफ द कस्टमर थ्रू विड्रॉल स्लिप, चेक्स, एटीएम कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसमें सेविंग अकाउंट आ गया और करंट अकाउंट आ गया। तो इसका जो सेविंग अकाउंट का और करंट अकाउंट का पार्ट है, हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।